एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग से हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं, राइट? ये देखिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। बच्चों, प्लांट पैथोजेंस कौन होते हैं? प्लांट में डिजीज कौन कॉज करते हैं? फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, राइट? तो बच्चों, आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कौन कौन सी डिजीजेस फंगस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, ये सब देख लेते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले पैथोजन और डिजीज, पहला ले रहा हूं फंगस। फंगस के कारण बच्चों ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट होता है। कौन सी डिजीज की बात कर रहा हूं? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ये कौन कॉज करता है? एक फंगस। कौन सा फंगस? देखिए, प्यूसिनिया ट्रिटिसिना, ये जो फंगस है ये कॉज करता है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। अगली डिजीज देखो जो फंगस कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। डाइवर्सिटी में पढ़ते हो, कौन कॉज करता है? कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, ये कॉज करता है, ये भी फंगस है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये तो जानते ही हो आप, कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये कॉज करता है, ये भी एक फंगस है। तो आपने देखा फंगस के कारण होने वाली प्लांट डिजीजेस। इसी तरह बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरियल डिजीज का भी एक एग्जांपल देख लो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये कौन कॉज करता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है जेंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। जेंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पूरा नाम। इस बैक्टीरिया के कारण होता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर डिजीज, राइट? इसी तरह वायरस के कारण होने वाली डिजीज, टोबैको मोज़ेक, कौन कॉज करेगा इस डिजीज को? टोबैको मोज़ेक वायरस। टर्निप मोज़ेक कौन कॉज करेगा? टर्निप मोज़ेक वायरस। इसी तरह येलो मोज़ेक कौन कॉज करेगा? येलो मोज़ेक वायरस। तो देखा आपने, मैंने कुछ प्लांट डिजीजेस बताए जो कि होती है किसके कारण? फंगस, बैक्टीरिया और वायरस के कारण, राइट? तो कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने प्लांट डिजीजेस के, राइट? आइए अब आगे चलते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, यानी हम कैसे प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट फॉर्म करते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे हमने कहा कि प्लांट पैथोजेंस आर फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। प्लांट पैथोजन, यानी प्लांट में डिजीज कॉज कौन कौन कर सकता है? तो फंगस कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है और वायरस कर सकता है। बात हम कर चुके। अब इनके अगेंस्ट हमको रेसिस्टेंस प्लांट बनाना है, इसकी हम बात कर रहे हैं। हमने लिखा क्रॉप लॉसेस कैन ऑफन बी अप टू 20 to 30% और सम टाइम इवन टोटल। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो इनके वजह से, ये जो पैथोजन है इनके वजह से क्रॉप में लॉस जो होता है वो 20 to 30% तक हमको देखने को मिला। इनसे ज्यादा भी हमको यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। कभी कभी तो पूरी क्रॉप ही डैमेज हो सकती है। अगली बात अगर हम करें कि डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड प्लांट ब्रीडिंग का क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन टू इनहेंस फूड प्रोडक्शन, यानी हम हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन मेथड का यूज करके अपने क्रॉप को इंप्रूव करते हैं, उनमें डिजीज रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी लाते हैं और हम फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने का काम करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एग्जांपल जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन मेथड के थ्रू ही वैरायटी को इंप्रूव करने के एग्जांपल होंगे। तो अब हम यहां पे ध्यान से देखिए, हम क्रॉप की बात करेंगे, ठीक है, हम वैरायटी की बात करेंगे और वो किस डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस बनाया गया इसकी बात करेंगे। और ये जितने भी एग्जांपल होंगे ये सभी हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन मेथड के थ्रू इंप्रूव किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पहले क्रॉप की बात करें तो व्हीट की बात कर रहे हैं। व्हीट में वैरायटी है हिमगिरी, यानी हमने इंप्रूव करके एक वैरायटी बनाई है हिमगिरी। और ये हिमगिरी किस डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है? अगर हम इसकी बात करें तो हमने लिखा लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट, इनके अगेंस्ट ये
जो वैरायटी है ये इंप्रूव वैरायटी है जो कि हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन मेथड से बनाई गई है। ये इंप्रूव वैरायटी हिमगिरी जो वीट की वैरायटी है ये इस डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। तो सिंपल सा आपसे डायरेक्टली ये ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से आपको ये क्रॉप याद रखना है कि ये क्रॉप कौन सा है, उसकी कौन सी वैरायटी और किस डिजीज के अगेंस्ट उसको रेसिस्टेंस बनाया गया, उसके पास किस डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी है। अगली बात करें अगर तो हमने ब्रेसिका की बात कर ली, क्रॉप है ब्रेसिका। अब इसकी कौन सी वैरायटी यहां पे इंप्रूव की गई है और उस वैरायटी का नाम क्या है, तो वो है पूसा स्वर्णिम या फिर करण राय। इसी का दूसरा नाम करण राय है, इस वैरायटी को करण राय भी कहते हैं और ये व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। बिल्कुल। अगली बात करते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को देखा जाए तो कॉलीफ्लावर की जो इंप्रूव वैरायटी है वो है पूसा सुभरा और पूसा स्नोबॉल K1। ये जो दो वैरायटी है ये ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। अगली बात करें तो काउपी। काउपी जो है इसकी जो इंप्रूव वैरायटी है उसको कहा गया पूसा कोमल और ये पूसा कोमल जो है ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। और नेक्स्ट की बात करें चिलीज, तो चिली की बात करें तो चिली का जो इंप्रूव वैरायटी है वो है पूसा सदाबहार और पूसा सदाबहार जो है वो चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल इन डिजीज के अगेंस्ट क्या है ये रेसिस्टेंस वैरायटी है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा एक टेबल देखा जहां पे हमने क्रॉप देखा, उनकी इंप्रूव वैरायटी देखी और ये देखा कि वो इंप्रूव वैरायटी किस डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। तो इस टेबल से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पूरे टेबल को आपको एज सच याद रखना होगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये टेबल याद रखिएगा और सर ने बता ही दिया है ये जितनी भी क्रॉप वैरायटी बनाई गई है डिजीज रेजिस्टेंस ये सब बनाई गई है बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन मेथड, राइट। तो अब इसके आगे जो बात करने जा रहा हूं वो देखिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के अंदर ही आइए देखते हैं। बच्चों भिंडी सब जानते हैं, लेडी फिंगर, साइंटिफिक नेम एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, राइट। बच्चों ये जो भिंडी एबलमोस्कस एस्कुलेंटस है इसकी ईल्ड तो अच्छी है, ईल्ड अच्छी है, लेकिन सेंसिटिव टू येलो मोज़ेक वायरस थी। कैसी है थी ये? येलो मोज़ेक वायरस के लिए सेंसिटिव, मतलब येलो मोज़ेक वायरस आसानी से इसको अटैक कर सकता था, इन्फेक्ट कर सकता था। और जब ये अटैक करता था तो देखो ना येलो येलो सा दिखने लगता था लीफ, येलो मोज़ेक वायरस के अटैक के कारण। अच्छा, तो बच्चों समस्या कैसे सॉल्व होगी? याद है सर ने बताया था किसी रेजिस्टेंस जीन को पाए जाने के ज्यादा चांसेस उसकी वाइल्ड वैरायटीज में होगी। तो मतलब वाइल्ड वैरायटी से इसका क्रॉस कराया गया। देखिए क्रॉस कराया गया वाइल्ड स्पीसीज से, और वाइल्ड स्पीसीज में ये प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, मतलब वो जीन थी इसके पास जो येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस देता था। इसीलिए वाइल्ड वैरायटी ऑफ भिंडी जो थी उसका क्रॉस कराया गया एबलमोस्कस एस्कुलेंटस से, और क्रॉस कराने से जो नई वैरायटी भिंडी की बनी, नई वैरायटी जो बनी उसका नाम दिया गया परभनी क्रांति। क्या नाम दिया गया? परभनी क्रांति। एंड नाउ दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू व्हाट? येलो मोज़ेक वायरस। सिंपल सा है। इस एबलमोस्कस एस्कुलेंटस को येलो मोज़ेक वायरस इन्फेक्ट करता था, ईल्ड कम हो जाती थी। भाई वायरस ने अटैक किया तो ईल्ड तो कम ही हो जाएगी। तो क्या किया गया? इसको क्रॉस कराया गया वाइल्ड वैरायटी से। जब क्रॉस कराया गया नई वैरायटी आई, उसका नाम रखा गया परभनी क्रांति, और वो रेजिस्टेंट हो गई इस येलो मोज़ेक वायरस के लिए, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं, डन। अब आगे देखिए, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? प्लांट ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए। अब हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए जाएंगे? वही हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन से। आइए देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ओके, देखिए अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के कारण भी, एक तो पैथोजेंस के कारण ईल्ड कम हो रही थी, और दूसरा किसके कारण? इंसेक्ट पेस्ट के कारण, राइट। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी ड्यू टू। अब ये क्या बात है? बात ये है बच्चों कि इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं प्लांट्स को, लेकिन कुछ प्लांट नेचुरली, हमने कुछ नहीं किया,
कुछ प्लांट नेचुरली इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स नेचुरली इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई बायोकेमिकल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, उनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। उसके कारण मतलब उन प्लांट्स में कुछ नया कैरेक्टर आ जाता है नेचुरली, जिसके कारण वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यही लिखा है यहां, देखिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स में बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब प्लांट्स में कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं जिसके कारण प्लांट नेचुरली इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है। अब आप बोलोगे एग्जांपल बताओ, चलो देखते हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स। आओ देखो, क्रॉप कौन से इंसेक्ट के लिए कंट्रोल हो गया, कौन से इंसेक्ट के लिए वो रेजिस्टेंट हो गए, कंट्रोल्ड इंसेक्ट, और मेथड किसके कारण हुआ, वो प्लांट किसके कारण उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गया, वो भी आइए देखते हैं। पहला, कॉटन। कॉटन में बच्चों, कॉटन जो है कौन से इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गए, जैसिड्स के लिए। किसके कारण? हेयरी लीव्स के कारण। लीव्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, तो लीव्स क्या हो गई, हेयरी, और हेयरी लीव्स होने के कारण कॉटन को अटैक नहीं करते जैसिड्स। मतलब हमने कुछ नहीं किया, नेचुरली अपने आप ये कॉटन प्लांट रेजिस्टेंट टू जैसिड्स हो गया ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हेयरी लीव्स। हेयरी लीव्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के कारण रेजिस्टेंट हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, व्हीट रेजिस्टेंट हो गया लीफ बिटल के लिए। पूरा नाम सीरियल लीफ बिटल या सिंपली लीफ बिटल बोले, इसके लिए रेजिस्टेंट हो गया कौन, व्हीट। क्यों? फिर से वही वजह, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हेयरी लीव्स। लीव्स पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गए, हेयरी लीव्स के कारण व्हीट रेजिस्टेंट हो गया इस इंसेक्ट के लिए नेचुरली। ये भी हुआ ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के कारण। अच्छा, अगला देखो, फिर से व्हीट का। व्हीट किसके लिए रेजिस्टेंट हो गया, स्टेम सॉफ्ट फ्लाई के लिए। क्यों हो गया? ड्यू टू सॉलिड स्टेम। सॉलिड स्टेम हो गया तो व्हीट को अटैक करना बंद कर देता है कौन, स्टेम सॉफ्ट फ्लाई। सॉलिड स्टेम बोलूं एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ये बोलूं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के कारण व्हीट रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए, स्टेम सॉफ्ट फ्लाई के लिए, राइट। और एग्जांपल देखो, हम कुछ नहीं कर रहे, नेचुरली हुआ है ये। कॉटन, कॉटन बच्चों रेजिस्टेंट हो जाता है बॉलवॉर्म के लिए। कब? नेचुरली। कब? लेकिन जब स्मूथ लीव्स हो और नेक्टरलेस हो। पता है ना, नेक्टर बनता है फ्लावर्स में, तो अगर स्मूथ लीव्स हो और नेक्टर ना बने तो कॉटन को अटैक नहीं करते बॉलवॉर्म। लो कॉटन रेजिस्टेंट हो जाएगा टू बॉलवॉर्म। स्मूथ लीव्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल, नेक्टरलेस मतलब केमिकल, बायोकेमिकल कैरेक्टर। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और बायोकेमिकल कैरेक्टर के कारण ये कॉटन रेजिस्टेंट हो गया बॉलवॉर्म के लिए। ऐसा भी होता है। और मेज, मेज रेजिस्टेंट हो गया कौन से इंसेक्ट के लिए, मेज स्टेम बोरस। इंसेक्ट स्टेम में छेद करता था, बोर करता था, छेद करता था। स्टेम बोरर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गया मेज प्लांट। कैसे? बायोकेमिकल कैरेक्टर के कारण। बायोकेमिकल कैरेक्टर मतलब हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट के कारण अगर ऐसा हो जाए मेज में, बायोकेमिकल कैरेक्टर है, अगर ऐसा हो जाए मेज में तो मेज को अटैक नहीं करता मेज स्टेम बोरर इंसेक्ट। हो गया ना नेचुरली। तो कुछ प्लांट नेचुरली पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप हो गया, राइट। तो ये तो नेचुरल हो गया। लेकिन अब बात करनी है कि कुछ क्रॉप वैरायटी हमने बनाई है बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस होंगे। देखें जरा, देखिए, हम फिर से क्रॉप वैरायटी और किसके लिए रेजिस्टेंट है, कौन से इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। तो यहां पर मैं इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बताने जा रहा हूं और कैसे डेवलप की गई है, बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। आइए देखते हैं। पहला क्रॉप ब्रासिका, रेप सीड मस्टर्ड बोलते हैं, ब्रासिका। इसकी वैरायटी बनाई गई है पूसा गौरव। किसके लिए रेजिस्टेंट है, एफिड्स के लिए, राइट। अच्छा, अगला फ्लैट बीन की वैरायटी बनाई गई है हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से ही, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3।
किसके लिए रेजिस्टेंट बनाई गई है? कौन से इंसेक्ट पेस्ट के लिए? जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाई गई है। इसी तरह ओकरा, भिंडी को ही ओकरा कहते हैं, इसकी वैरायटी बनाई गई है पूसा सवानी और पूसा A4, ये दोनों वैरायटी बनाई गई है। किसके लिए रेजिस्टेंट? शूट बोरर एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट के लिए। शूट बोरर एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाया गया है ओकरा। भिंडी की वैरायटी कौन कौन सी? पूसा सवानी और पूसा A4, राइट। ये मैंने कुछ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बताई जो कि डेवलप की गई है बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो ये टेबल एनसीईआरटी की ही है, याद रखना है, राइट। आइए अब हम अगली बात करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। किस फील्ड में? इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया गया, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो वही हमने यहां पे फिर से लिखा कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। अब ध्यान से सुनिए, हमने यहां पे कहा कि मोर देन 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement। ठीक है, मोर देन 840 मिलियन पीपल जो हैं उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पा रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिसके वजह से उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। अब एक पॉइंट देखिए, हिडन हंगर, एक टर्म आया हिडन हंगर। अब हिडन हंगर का मतलब क्या है? क्या होता है कि कई बार हम फूड ले रहे हैं, राइट, ठीक है, यानी हम नॉर्मल जो हंगर है वो हंगर तो हमारा मिट जा रहा है, बट हमारे फूड में कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड हम ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में भी उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसके वजह से कई सारे डिजीज हमको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में भी उन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो यही हमारा हिडन हंगर कहलाता है। बिल्कुल। तो हमने हिडन हंगर में लिखा कि अबाउट 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसीज, यानी ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल जो है उनके फूड में प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, प्रोटीन और विटामिन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, जिसके वजह से उनके बॉडी में हमको डिफरेंट टाइप के डिजीज देखने को मिलते हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? हिडन हंगर कह रहे हैं। तो हमने कहा कि दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट एफर्ड टू बाई एनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट। अगर हम नॉर्मली देखें तो कई बार हम देखते हैं कि जो फूड होता है वो फूड प्रॉपर तरीके से लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, right, right. यानी उस फूड में क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। बिल्कुल सर। तो उनके पास इतना एनफ मनी नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके एनफ फ्रूट, कि वो फ्रूट्स भी खाएं, ठीक है, वेजिटेबल्स भी लें प्रॉपर तरीके से, लेग्यूम्स लें, फिश लें, मीट लें, ये सब कुछ नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से उनके फूड में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो चाहिए बॉडी को, ठीक है, विटामिन जो बॉडी को चाहिए, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, और यही हिडन हंगर कहलाता है। राइट, राइट। अब जैसे सर हम बात करें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे हम बात कर रहे हैं आयोडीन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आयरन, हम बात कर रहे हैं जिंक। अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारे फूड में होती है तो उसके वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। Right. अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो हमने कहा कि प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर, यानी ये जो हमने एलिमेंट्स बताए, इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है हमारे फूड में, ये प्रॉपर तरीके से हमारे फूड में नहीं अवेलेबल है, तो उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए तो इसके वजह से इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। दूसरे पॉइंट की बात करें, रिड्यूस लाइफ स्पान जो होता है वो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। और तीसरे पॉइंट की बात करें, रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज भी जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे हिडन हंगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हम लोगों के अंदर, ठीक है। तो अब इस हिडन हंगर को सॉल्व कैसे किया जाए, राइट, ये प्रॉब्लम आती है। यानी अब हम ऐसे फूड बनाएं जिन फूड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और विटामिन हो, ठीक है, ताकि हिडन हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ये कैसे सॉल्व होगा इसकी बात करनी जरूरी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अब बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, ये बायोफोर्टिफिकेशन क्या है। तो ध्यान से देखिए, हमने यहां पे लिखा ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स and minerals or higher protein and healthier fat is the most practical mean to improve public health। यानी हम ऐसे क्रॉप बनाएं, ठीक है, हम ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस करें
जिनमें हायर लेवल ऑफ विटामिन हो, विटामिन का लेवल काफी ज्यादा हो, मिनरल्स हो, या फिर हायर लेवल ऑफ प्रोटीन और हेल्थियर क्वालिटी ऑफ फैट हो, इस टाइप के फूड को बनाना, इस टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन करना, यही बायोफोर्टिफिकेशन होता है। Okay. कई बार सर हम जब मार्केट से कुछ फूड्स लेके आते हैं तो उनके पीछे लिखा होता है बायोफोर्टिफाइड। बिल्कुल बायोफोर्टिफाइड का मतलब कि वो जो फ्रूट है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के विटामिन, मिनरल, हायर लेवल ऑफ प्रोटीन या फिर हेल्थियर लेवल ऑफ फैट से वो पूरा फुलफिल है, तो इसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस टाइप के फूड लाते हैं, डेवलप करते हैं, तो इससे पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव होगा। बिल्कुल सर, बीमारियां कम होगी, जो भी हमने लिखा वहां पे कि जो हिडन हंगर की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगी। अब अगली बात कर रहे हैं, ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग, यानी हम ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ब्रीडिंग कर रहे हैं। राइट। इज अंडरटेकन विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूव, यानी इसके थ्रू हम क्या इंप्रूव करने जा रहे हैं, राइट। हम क्या सुधार करने जा रहे हैं हम इस टाइप का ब्रीडिंग करके। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। फूड में प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को इंप्रूव करना, यानी बायोफोर्टिफिकेशन का अगर हम एम कहें तो बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू हम अपने फूड के प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, और इसके लिए हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल के कंटेंट को और उसके क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, ऑयल मतलब फैट कंटेंट एंड क्वालिटी। राइट। तीसरे पॉइंट की बात करें तो विटामिन कंटेंट, हम विटामिन कंटेंट को भी वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, और यही बायोफोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग की मदद ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने बायोफोर्टिफिकेशन की बात की। अब अगली हम बात करें एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन के एग्जांपल क्या क्या है? बिल्कुल। तो पहला, यानी हमने क्या क्या इंप्रूव किया है? बिल्कुल, बना चुके हैं हाइब्रिड मेज, हम हाइब्रिड मेज बना चुके हैं। अब देखिए, इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है, यानी नॉर्मल मेज से दो गुना, डबल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इस मेज में था, ठीक है। वो कौन कौन से? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मेज वेयर डेवलप्ड, यानी हमने ऐसा मेज बनाया 2000 में जिसमें नॉर्मल मेज से डबल, ट्वाइस अमाउंट में हमको लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेज की क्वालिटी को इंप्रूव किया, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के अमाउंट को इंक्रीज किया। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें एटलस 66। अब ये क्या है? तो हमने लिखा वैरायटी ऑफ व्हीट, ये व्हीट की वैरायटी है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा पाया जाता है। अब प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा है तो इससे हम क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा यूज्ड एज ए डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड व्हीट, यानी हम जो व्हीट कल्टीवेट कर रहे हैं उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको एज ए डोनर ले सकते हैं। अच्छा। यानी यहां से ये हाई प्रोटीन वाला कैरेक्टर हम अपने कल्टीवेटेड व्हीट में ट्रांसफर करके उसको उसका बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। राइट। तो ये डोनर की तरह यूज किया था क्योंकि यहां पे प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। अगली बात करें आयरन फोर्टिफाइड राइस, यानी हमने एक ऐसा राइस बनाया जिसमें आयरन कंटेंट हमने ज्यादा रखा। तो हमने लिखा कि दिस हैज 5 टाइम एज मच आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटी, जो हम कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटी लेते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया इसमें 5 टाइम ग्रेटर अमाउंट ऑफ आयरन देखने को मिलता है। तो ये भी बायोफोर्टिफिकेशन का एक एग्जांपल हुआ, आयरन फोर्टिफाइड राइस। बिल्कुल सर। तो बच्चों आपने देखा कुछ एग्जांपल सर ने बता दिए, है ना, कि बायोफोर्टिफिकेशन से क्या क्या किया गया। अब कुछ काम और देखना है। देखिए अगला, देखिए IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals। मतलब IARI ने भी कुछ क्रॉप वेराइटी रिलीज करी है, राइट, जिसमें क्या हो, रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कौन कौन सी बनाई गई है वो याद रखना है। देखो पहला, ये कौन सा न्यूट्रिएंट?
रिच किया गया है कौन सी वेजिटेबल में या कौन सी क्रॉप्स में? ये देखिए, विटामिन ए रिच बनाया गया है बच्चों, IARI ने बनाया है। क्या? विटामिन ए रिच पंपकिन, स्पिनच, कैरेट। PSC की तरह याद कर सकते हो, पंपकिन, स्पिनच, कैरेट, विटामिन ए रिच बनाया है, राइट। दूसरा, विटामिन सी रिच बनाया है बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो, ऐसे याद कर सकते हो, BBMT, बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो। इसी तरह आयरन और कैल्शियम रिच बनाया गया है, क्या? स्पिनच और बथुआ, राइट। इसी तरह प्रोटीन रिच बनाए गए हैं बीन्स। कैसे कैसे बीन्स? ब्रॉड बीन, लबलब बीन, फ्रेंच बीन एंड गार्डन पी, मतलब तरह तरह की बीन्स को प्रोटीन रिच बनाया गया है। तो आपने देखा IARI ने क्या किया है, विटामिन्स या मिनरल रिच वेजिटेबल्स या क्रॉप्स बनाई हैं, राइट। तो इससे हो क्या रहा है, फूड क्वालिटी को इंप्रूव किया जा रहा है बाई प्लांट ब्रीडिंग। ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया हमने। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थे जिन्हें किसने बनाया? IARI ने, राइट। अब आगे देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जो भी बना रहे थे हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से बना रहे थे। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड प्लांट ब्रीडिंग का है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपको डिजायर्ड जीन मिल जाए वाइल्ड वेराइटी में। आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज रेजिस्टेंट जीन चाहिए था, वाइल्ड वेराइटी में मिल गया, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन करा लिया और बना लिया डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। लेकिन मान लो किसी क्रॉप का वाइल्ड वेराइटी है ही नहीं, अब रेजिस्टेंस जीन कहां से लाओगे? या वाइल्ड वेराइटी में भी वो पर्टिकुलर डिजीज का रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो क्या करोगे? तब फिर एक नया अप्रोच यूज किया जाता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन करा के हम डिजायर्ड कैरेक्टर पाएंगे, राइट। आइए देखिए द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, मतलब ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग, इज दैट इट इज सक्सेसफुल व्हेन वाइल्ड वेराइटीज आर अवेलेबल। जब वाइल्ड वेराइटी है तब तो आसानी से आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो। या ऐसे बोलो वाइल्ड वेराइटी में डिजायर्ड जीन, वाइल्ड वेराइटी है और उसमें डिजायर्ड जीन भी है, तब भी चलेगा। लेकिन अगर वाइल्ड वेराइटी नहीं है या वाइल्ड वेराइटी में डिजायर्ड जीन नहीं मिली, तब कौन सा अप्रोच यूज करोगे? म्यूटेशन ब्रीडिंग, राइट। देखो जरा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। अगर वाइल्ड वेराइटी नहीं है या वाइल्ड वेराइटी में डिजायर्ड जीन नहीं है, तो फिर डिजायर्ड प्लांट कैसे बनाएंगे? बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन इंड्यूस करा के, देखिए, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स और रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशन। याद है डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गामा रेडिएशन यूज करके शरबती सोनोरा बनाया था, पूसा लर्मा वेराइटी ऑफ व्हीट बनाई थी, राइट। अच्छा आगे देखिए, तो यहां पर मैं कुछ वेराइटीज के नाम देने जा रहा हूं जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया गया है। जैसे बताया भी, शरबती सोनोरा व्हीट की वेराइटी, पूसा लर्मा वेराइटी व्हीट की, इन दोनों को किसने बनाया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गामा रेडिएशन डाल के। और हम म्यूटेशन में पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन को इंड्यूस कराया जा सकता है, तो इंड्यूस कराया म्यूटेशन और बनाई गई ये वेराइटी। बच्चों अगली वेराइटी जो बनाई गई म्यूटेशन ब्रीडिंग से, वो देखो, रेमी एंड एटोमिटा 2, ये दोनों राइस वेराइटी हैं जिन्हें बनाया गया था बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, राइट। अगला देखें, मूंग बीन में बच्चों एक इंपॉर्टेंट केस है, NCERT का एग्जांपल है, याद रखना। मूंग बीन में होता क्या था बच्चों? देखिए, मूंग बीन में रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। मूंग बीन में कौन सी डिजीज हो जाती थी? कौन कौन अटैक करता था? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज भी हो जाती थी, येलो मोज़ेक वायरस भी अटैक करता था। तो इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस कहां से दिलाया गया मूंग बीन प्लांट को? बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन इंड्यूस कराया गया मूंग बीन में, जिसके कारण वो रेजिस्टेंट हो गया टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा। मूंग बीन में रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू कहां से अचीव किया गया? तो आंसर दोगे म्यूटेशन ब्रीडिंग से, राइट। तो बच्चों अभी तक हम वेरियस एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे प्लांट ब्रीडिंग के, राइट।
अब अगला जो पढ़ना है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट।